हेलो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। आज मैं आपके लिए मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आया हूं। ठीक है, आज हम 10 सवाल करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सवाल से। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल बोल रहा है 2420 रुपया ए बी और सी, ठीक है सॉरी यहाँ पे सी होगा, ए बी सी के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी रेशियो 5:4 है और बी सी का जो रेशियो है 9:10 है। तो सी को कितना प्राप्त होगा। ठीक है, सवाल है कि 2420 रुपया ए बी सी के अनुसार इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी रेशियो 5:4 और बी सी का रेशियो है 9:10, तो सी को कितना प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए रेशियो का सवाल है। सवाल ये है कि जो ए और बी का जो रेशियो है कितना है, 5:4 है। ठीक है, और जो बी और सी का जो रेशियो है वो 9:10 है। कितना है, 9:10। यहाँ से हम ए बी और सी का रेशियो निकालेंगे। किसका रेशियो निकालेंगे, ए बी और सी का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे तो निकालने का तरीका देखिए। सबसे पहला सिंपल तरीका, ये जो है फर्स्ट वाला दोनों फर्स्ट के साथ, ठीक है, यानी कि 9×5=45 रेशियो 9×6=36 और 10×10=40, यानी ए बी और सी का रेशियो कितना निकल गया, 45, 36, 40। देखिए ये जो 9 है, 9 को दोनों ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिए, 9×5=45, 9×36 और लास्ट वाला को लास्ट के साथ, ठीक है, लास्ट वाला को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 10×40, यानी ए बी और सी का रेशियो कितना निकल गया, 45, 36 और 40। ठीक है, तो दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 2420। तो जोड़िए तीनों का। ठीक है, 45, 36 और 40, 6, 5, 11, हाथ में रहा 1, ठीक है, 4, 4, 8, 3, 11, 1, 12, ठीक है, यानी कि 121। 121 का वैल्यू दिया हुआ है 2420, 2420, यानी 121 का वैल्यू 2420 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। चूँकि 121 गुने 2 कीजिएगा तो 242, यानी एक का वैल्यू 20। सवाल क्या पूछ रहा है, तो सी का कितना प्राप्त होगा, सी का कितना है, सी का है 40, तो सी का कितना 40, यानी कि 20 गुने 40 कितना 800, यानी कि जो सी को मिलेगा वो 800 मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा है ए को कितना मिलेगा, तो 45 दूनी 90, यानी कि 900, ए को 900 मिल जाएगा। हमसे पूछा है क्या, सी को पूछा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा बी को कितना मिलेगा, तो 36 दूनी 72, यानी कि 720। सी को कितना मिलेगा, तो 40 गुने 20, यानी कि 800। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 800 आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल बोल रहा है x - y = 4, x y = 45, तो x³ + y³ क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको हम वैल्यू पुटिंग करके बनाएंगे, यानी वैल्यू पुट करेंगे, x और y का मान लेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले कुछ देखते हैं कि 45, आप एक चीज़ सोचे होंगे कि x का कितना मान रखें और y का कि 4 आ जाए, और x y का कितना मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक सवाल दिख रहा होगा 9 और 5, ठीक है, यहाँ अगर हम 9 और 5 लेते हैं, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×5=45। यहाँ अगर हम 9 लेंगे और -4 करेंगे, सॉरी यहाँ पे 5 करेंगे, यानी कि x का मान 9 और y का मान 5, तो कितना आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरा फुलफिल कर रहा है। ठीक है, यानी x = 9 और y = 5 लेने पर मेरा फुलफिल कर रहा है। ठीक है, 9 में से 5 गया 4 और 9×5=45। ठीक है, यानी x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5। ठीक है, अब निकालना क्या है, तो x³ + y³ का मान क्या होगा। ठीक है, तो x के जगह 9 रखिए, तो 9 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो 9 का क्यूब आपको पता होगा, 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, 9 का क्यूब 729 प्लस 5 का क्यूब 125। आपको कम से कम 20 तक क्यूब याद रखना बहुत ज़रूरी है। कितना तक, 20 तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जोड़िएगा तो 9, 5, 14 के 4, हाथ में रहा 1, 2, 2, 4, 1, 5, 7, 1, 8, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 854। आप इस ऑप्शन में देखिए किस में है, तो ऑप्शन ए में ही है 854, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, यहाँ पे देखिए x - y = 4 था, तो x की जगह हम 9 ले लिए, y की जगह 5, तो जब वो दोनों घटाएगा तो 4 आ जाएगा।
9 और 5, 9 बजे 45, हमको पता चल गया कि 9 और 5 फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, 9 का क्यूब 729, 5 का क्यूब 125, दोनों को जब जोड़िएगा तो 854, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। ठीक है, 3 नंबर सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर सवाल। ठीक है, 3 नंबर सवाल बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है यदि एक व्यापारी वस्तुओं को 10% की छूट पर ग्राहक को बेचता है। यदि एक व्यापारी जो है वस्तुओं को 10% की छूट पर यानी कि डिस्काउंट पर बेचता, ग्राहक को बेच देता है। ठीक है, यानी कि सेल कर देता है, सेलिंग प्राइस, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। सबसे पहले तो आप सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद सवाल को बनाइएगा तो सवाल बनाने में सुविधा होगा। ठीक है, तो सवाल बोल रहा था अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सॉरी, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सीपी यहाँ पे एमपी की बात कर रहा है। ठीक है, यानी अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य सीपी से 30% अधिक है। एमपी यानी कि हम सीपी अगर हम 100 ले लेते हैं तो एमपी मेरा कितना हो जाएगा, 30% अधिक यानी कि 130। जब 30% अधिक होगा, ठीक है, कम और अधिक 100 में होता है। अगर अधिक कम पूछे तो 100 में घटा देंगे, अधिक पूछे तो 100 में जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या बोला, 30% अधिक है, किससे, सीपी से, कॉस्ट प्राइस से। तो 30 जोड़ दिए 130 हो गया, यानी कि सीपी मेरा 100 है तो एमपी मेरा कितना निकल गया, 130। ठीक है, अब देखिए सवाल बोल रहा है यदि एक व्यापारी वस्तुओं को 10% की छूट पर ग्राहक को बेचता है। यदि एक व्यापारी 10% की छूट पर ग्राहक को बेच देता है। देखिए जब भी छूट होता है ना, डिस्काउंट होता है, वो हमेशा एमपी पे होता है, मेन प्राइस पे। मेन प्राइस कितना है मेरा, 130, और जो मेरा डिस्काउंट होगा वो मेरा सेलिंग प्राइस निकलेगा। क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस, एसपी। तो देखिए यहाँ से मेरा एसपी निकलेगा, एसपी निकलेगा कितना पे छूट दे रहा है, यानी कि आपको हम क्या बताएं कि जब भी डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमपी पे होता है। तो एमपी मेरा कितना है, 130। ठीक है, 130, छूट कितना दे रहा है, 90, या सॉरी 10% दे रहा है, तो 10% छूट देगा तो 100 में 10 घटाएंगे तो 90, यानी कि 90/100, 90% यानी 90/100। 0 से 0, 0 से 0, 13 17 से यानी कि 117। ठीक है, क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस मेरा कितना निकल गया, 117 रुपया। कितना निकल गया, 117। ठीक है, तो बोल रहा है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए हम कोई वस्तु को 100 रुपया, कोई वस्तु का दाम 100 रुपया है, ठीक है, और उसको बेच रहे हैं हम 17 रुपया में, तो लाभ परसेंट कितना होगा, 17%। कितना होगा, 17%, यानी कि लाभ परसेंट आपसे पूछे, क्या पूछे, लाभ परसेंट, क्या पूछे, ठीक है, लाभ परसेंट कितना होगा, 17% होगा। कितना परसेंट होगा, 17 रुपया। चूँकि हम 100 रुपया वस्तु खरीदते हैं और बेच रहे हैं 17 रुपया में, तो लाभ कितना हो रहा है, 17 रुपया, यानी कि 17%। अगर वैसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे देख लीजिए, जब भी आपको लाभ या हानि पूछता है तो हमेशा सीपी पे होता है। जब भी आपसे लाभ या हानि पूछेगा तो हमेशा सीपी पे होगा। अगर डिस्काउंट पूछेगा तो हमेशा मेन प्राइस पे होगा। डिस्काउंट कितना दे रहा था, 10%, तो मेन प्राइस पे दे रहा था 130 पे डिस्काउंट लिया, 90%, यानी कि 117 आ गया। और जब भी आपसे लाभ और हानि पूछे तो हमेशा सीपी पे। लाभ कितना हुआ, मेरा दाम है 100 रुपया, उसको हम बेच दिए 117 रुपया में, तो 17 रुपया लाभ हुआ, 17 रुपया लाभ हुआ, 17 रुपये लाभ हुआ। किस पे हुआ, तो सीपी पे। जब भी लाभ और हानि होता है तो हमेशा सीपी पे होगा। तो सीपी कितना है, 100 है, ठीक है, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, 17%। तो वही तो हम निकाल रहे थे, यानी कि 100 रुपये दाम था, 117 रुपये में बेच दिए, सेल कर दिए कितना, 117 रुपये में, तो मेरा 17% प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी डिस्काउंट होगा तो मेन प्राइस पे यानी कि एमपी पे, जब भी लाभ और हानि होता है तो हमेशा सीपी पे होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। पिछले वाले 3 नंबर सवाल जैसा है लेकिन थोड़ा सा हटके है। ठीक है, सवाल है एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। अब वह 20% की छूट देते हुए इसे बेचकर 48 रुपया लाभ अर्जित करता है,
तो क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देखिए सीपी और एक एमपी, जब भी डिस्काउंट देगा तो एमपी पे, यानी छूट जब भी देता है तो मेन प्राइस पे, और जब भी लाभ और हानि होता है तो कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है। ये हमेशा एक बात याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य, यानी एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य हम कुछ नहीं लेते हैं, तो हम 100 मान लेते हैं। कितना, 100, यानी कि सीपी हम 100 ले लेते हैं, तो इससे 40% अधिक अंकित करता है, तो कितना हो जाएगा 140, 40% अधिक यानी 140, 100 में 40 जोड़ देंगे तो 140। अब निकल गया, सीपी है 100, एमपी है 140। अब देखिए डिस्काउंट देगा, अब वह 20% की छूट देते हुए, यानी कि 20% का डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट किस पे देगा, मेन प्राइस पे। तो जो मेरा डिस्काउंट देता है मेन प्राइस पे, और जो मेरा निकलता है वो मेरा सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ से होगा, सेलिंग प्राइस यानी डिस्काउंट किस पे पड़ेगा, तो 140 पे, तो मेन प्राइस पे तो 140 है, डिस्काउंट कितना है 20%, ठीक है। तो डिस्काउंट यानी कि घटेगा, तो 80/100, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, 14 बलियोतर से, यानी कि 112, ठीक है। कितना आ जाएगा देख लीजिए, कितना आ रहा है, 8 चक 32 के 2 हाथ मेरा 3, 8 3 11, यानी 112। एसपी कितना निकल गया मेरा 112, ठीक है। एसपी कितना निकल गया 112, यानी कि कोई वस्तु का दाम है 100 रुपया, ठीक है। कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 रुपया है, उसको हम सेलिंग प्राइस सेल कर रहे हैं 112 रुपया में, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है 12 रुपया। कोई वस्तु का दाम है, आप ही कोई वस्तु का दाम है 100 रुपया, उसको हम बेच रहे हैं 112 रुपया में, तो प्रॉफिट 12 रुपया हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ देख लीजिए, प्रॉफिट हो रहा है 12 रुपया, ठीक है। 12 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। अब बोल रहा है तो इसे बेचकर 48 रुपया लाभ अर्जित करता है। यहाँ पे लाभ हो रहा है 12 रुपया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना है 48 रुपया, यानी 12 का दाम है 48 रुपया। यहाँ जो 12 निकला है ना प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट के बराबर है, यानी कि 12 का वैल्यू 48 रुपया है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 × 48, 4 रुपया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सीपी पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया, एक का वैल्यू 4 रुपया, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 400, यानी कि 4 × 100 कितना आ जाएगा 400, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सीपी और एमपी यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक था। अंकित मूल्य अगर हम क्रय मूल्य ले लिए अगर 100 रुपया, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 140 रुपया, चूँकि क्रय मूल्य से 40% अधिक है अंकित मूल्य, ठीक है। तो 140 रुपया हो गया। अब जब भी आपका डिस्काउंट होगा तो देखिए यहाँ पे 20% की छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। जब भी डिस्काउंट होगा तो एमपी पे, एमपी मेरा कितना था 140, तो डिस्काउंट हुआ 20, तो 80/100 काटें तो 112, यानी सेलिंग प्राइस जो मेरा डिस्काउंट होता है और जो मेरा निकलता है वो मेरा सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि 112। कितना आ गया सेलिंग प्राइस 112, यानी कोई वस्तु का दाम है 100 रुपया, उसको हम बेच रहे हैं 112 रुपया में, तो प्रॉफिट कितना होगा 12 रुपया प्रॉफिट होगा। लेकिन एक्चुअल वैल्यू में लाभ कितना दे रहा है 48 रुपया, यानी 12 का वैल्यू 48 रुपया, तो एक का वैल्यू 4 रुपया, तो 100 का वैल्यू 400, यानी कि अंकित मूल्य कितना निकल गया, सीपी निकल गया मेरा 400 रुपया, ये मेरा सीपी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर सवाल, ठीक है। 5 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 5 नंबर सवाल है किसी निश्चित विद्यालय के 132 विद्यार्थियों में से उत्तीर्ण मतलब होता है पास, ठीक है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से, उत्तीर्ण मतलब होता है पास और अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल, ठीक है। यानी पास और फेल का रेशियो कितना दिया हुआ है 9:2, ठीक है। यदि 4 अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण यानी कि पास हुआ, तो उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात क्या होगा, यानी कि पास और फेल का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। देखिए टोटल 132 विद्यार्थी है, लेकिन हमको नहीं पता है कि कितना पास है और कितना फेल है, ठीक है। लेकिन हमको रेशियो में पास और फेल का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी के अनुसार हम निकालते हैं। देखिए P से पास, ठीक है, रेशियो, और F से फेल। पास और फेल का रेशियो है 9:2, ठीक है, 9:2, लेकिन 9×2 11, 11 का वैल्यू 132 है। कितना है टोटल विद्यार्थी कितना है 132, यानी कि 11 का वैल्यू है
132, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 132/11 यानी कि 12। एक का वैल्यू 12, 11 से कितना मान कटेगा 12 बार में, ठीक है। एक का वैल्यू 12, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 12 है तो 9 का वैल्यू बरनमा अठोतल से यानी 108 और 12 दूनी 24, यानी कि पास है 108 और फेल है 28, सॉरी फेल है 24, यानी टोटल मिला कितना हो जाएगा 132 विद्यार्थी हो जाएगा। पास है 108 और फेल कितना है 24। अब सवाल बोल रहा है यदि 4 अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण यानी पास हुए होते, यानी कि 4 अधिक विद्यार्थी पास हुए होते, यानी कि जो फेल है ना 24, इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, तो 4 ऐड करेंगे यानी कि 4 गो को और पास करवाना है, तो 4 जो पास तो 112 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा जब इसमें से 4 गो गया तो फेल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि फेल से ही निकल के जाएगा पास में ना, ठीक है, फेल से ही निकल के जाएगा पास में। 4 इसमें ऐड कर दिए तो 4 इसमें घट जाएगा, फेल का हो जाएगा 20 और पास का हो जाएगा 112। अब इस दोनों का रेशियो पूछ रहा है, यानी कि पास टोटल 112 हो गया, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, काटिए यहाँ से, 4 से काटिए 5 बार में, 4 से काटिए 24 बार में, कितना बार में कटेगा 4 तिया 4 दूनी 8, ठीक है, 8 चक 32 यानी 28 बार में, यानी कि रेशियो कितना निकल गया 28:5। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पास और फेल का रेशियो दिया हुआ तो 9:2, ठीक है। 11 का वैल्यू हो जाएगा 132, क्योंकि टोटल विद्यार्थी 132 था, 11 का वैल्यू 132, तो एक का वैल्यू 12, 132/11 12, ठीक है। तो एक का वैल्यू 12, तो 9 का वैल्यू 108 और 2 का वैल्यू 12 दूनी 24, ठीक है। अब बोल रहा है कि 4 विद्यार्थी को हम और पास करवा देते हैं, ठीक है। तो जब इसमें 24 था तो इसमें 4 निकल कर इसमें आ गया, पास में आ जाएगा, तो 4 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112, तो 4 इसमें घट जाएगा तो 20 हो जाएगा, 112 और अनुपात 20 को जब रेशियो निकालेंगे तो 28:5 आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर सवाल, ठीक है। 6 नंबर सवाल बोल रहा है राज और राम, ये देखिए टाइम एंड वर्क का सवाल है, ठीक है। सवाल है राज और राम एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। राज और राम है, देखिए राज प्लस राम एक काम को कितने दिन में करते हैं तो 10 दिनों में, 10 डे में, ठीक है। तो राज अकेले इसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। जो राज है, राज इसे अकेले 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो राम अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा समाप्त करेगा, ठीक है। देखिए राज और राम एक कार्य को 10 दिनों में करता है और राज अकेला 12 दिनों में समाप्त करता है, तो राम अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा समाप्त करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए, जो एलसीएम लीजिएगा वो मेरा टोटल वर्क होगा, क्या होगा टोटल काम, ठीक है। तो 12 और 10 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 और 10 का एलसीएम होगा 60, 12 पचे 60, ठीक है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 12 12 24 12 36 12 से 48 12 पचे 60, तो 60 जो है दोनों से कट रही है, तो 12 पचे 60, तो 60 है ये मेरा क्या है टोटल वर्क है, क्या है टोटल वर्क, जो एलसीएम निकलता है वो टोटल वर्क होता है। तो 10 छक 60, यानी कि राज और एक राज है और एक राम है, ठीक है। यहाँ पे राम होगा, एक राज है और एक राम है, तो राज प्लस राम का जो एफिशिएंसी है वो 6 है और 12 पचे 60, 12 पचे 60, ये जो मेरा निकला है वो एक दिन का काम है, क्या है, यानी कि राज प्लस राम मिलकर एक दिन में 6 काम करेगा तो 10 दिन में 60 काम करेगा। लेकिन राज जो है एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 5 काम, तो 12 दिन में 12 पचे 60 काम, ठीक है, यानी टोटल काम 60 हो गया। तो देखिए राज का अकेले है 5, तो राज का अकेले है 5, ठीक है, राज का अकेले है 5, तो राम टोटल राज और राम का कितना, राज अगर 5 है तो राम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तब ना दोनों मिलकर 6 हो जाएगा। राज का एफिशिएंसी ऑलरेडी यहाँ से निकल चुका है 5, ठीक है। तो देखिए राज प्लस राम का एफिशिएंसी टोटल है 6, तो जब राज का ऑलरेडी 5 है, जब खुद 5 ले लिया है तो राम अकेले कितना लेगा 1 लेगा, तो ये दोनों मिलके 6 हो जाएगा। अब सवाल बोल रहा है तो राम अकेले
कितने दिनों में कार्य को पूरा समाप्त करेगा। तो राम जो है, राम अकेले कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60, और राम का एफिशिएंसी कितना है, तो 1 है। यानी एक दिन में एक काम करेगा तो 60 दिन में 60 का काम, यानी कि 60 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, तो राम जो है 60 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, 7 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल। ठीक है, 7 नंबर सवाल टाइम एंड वर्क का है। ए, बी और सी क्रमशः 24 दिन, 15 दिन और 10 दिन, यानी ए 24 दिन में करता है, बी 15 दिन और सी 10 दिन में एक काम को समाप्त कर सकता है, यानी कि पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, ठीक है, ए और बी मिलकर कार्य को शुरू करते हैं और 3 दिन तक काम करते हैं, ए और बी 3 दिन तक काम करते हैं, तो सी अकेले कितने दिनों में शेष कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ए 24 दिन में काम करता है। ठीक है, ए 24 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में, बी 15 दिन और सी 10 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। ठीक है, अब हम आपको क्या बताएं कि इन तीनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, 24, 15 और 10 का, तो 24 पचे 120, 24 पचे 120, यानी 120 तीनों से कट रहा है। ठीक है, तो कितना होगा, 120 मेरा एलसीएम हो जाएगा, 120। और जो एलसीएम निकलता है 120, मेरा क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, यानी इन तीनों का टोटल वर्क है 120। ठीक है, अब देखिए 24 पचे 120, बी का कितना आ जाएगा, 15 अठी 120 से, और 10 12, 10 में 12 बढ़ देंगे 120, यानी एक दिन में 5 काम करेगा तो 24 दिन में 120 काम करेगा। अगर बी एक दिन में 8 काम करता है तो 15 दिन में 15 अठी 120 से, अगर सी एक दिन में 12 काम करेगा तो 10 दिन में 120 काम। ये जो मेरा निकलता है एक दिन का काम निकलेगा। ठीक है, ये यानी एक दिन का काम 5 दिन, एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 8 काम और सी एक दिन में 12 काम करता है, तो 10 दिन में 120 काम करेगा सी। ठीक है, ये मेरा टोटल वर्क है, एक दिन का काम है। अब सवाल बोल रहा है यदि ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, कौन, ए और बी, यानी ए प्लस बी मिलकर कार्य को शुरू करता है, तो इन दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 5 और 8 13, 8 5 13, यानी कि कितने दिन तक काम करते हैं, ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 3 दिन तक काम करते हैं, 3 दिन तक काम, यानी 8 5 13, यानी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 13 तिया 39, यानी 39 काम हो गया। 39 काम कौन किया, तो ए प्लस बी 39 काम कर दिया। ठीक है, तो सी अकेले कितने दिन में शेष काम को पूरा करेंगे। अब देखिए टोटल काम है 120, जिसमें से मेरा 39 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम, ठीक है, कितना बचेगा, 120 माइनस 39, तो यहाँ से घटाइए कितना आएगा, जब 8 में से 10 में से 9 गया तो 1, 11 में से 3 गया तो 8, यानी शेष काम बचेगा 81। ठीक है, कितना बचेगा, शेष काम 81। ठीक है, शेष काम कितना है, 81 काम। अब 81 काम को कौन करेगा, तो अब 81 काम को सी करेगा। कौन करेगा, सी। ठीक है, किस इफिशिएंसी से, तो 12 की इफिशिएंसी से। ठीक है, 81 काम करेगा 12 की इफिशिएंसी से, तो 81/12। ठीक है, अब काटिए 3 से, तो 3 से 4 और यहाँ काटिएगा तो 27 तिया 81। ठीक है, कितना होता है, 27 तिया 81, यानी कि इसको लिख सकते हैं 6.3/4 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, कितना दिन में, 6.3/4, 6 24 और 3 27/4। ठीक है, यानी कि सी जो है 6.3/4 दिन में काम को समाप्त कर देगा। कितना काम बचा हुआ था, 81 काम। ठीक है, सवाल एक दिन में 24 काम, बी 15 दिन में काम को समाप्त करता है और सी 10 दिन में। टोटल एलसीएम है 120, तो 24 बचे 120, 15 अठी 120 से और 10 12 दें के 120। ठीक है, ए बी काम को शुरू करता है। ठीक है, ए बी काम को शुरू करेगा तो इन तीनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 8 5 13 कितना दिन तक काम किया, तो 3 दिन तक काम किया, तो 33 39 काम, यानी 39 काम समाप्त हो गया। शेष काम कितना बचेगा, टोटल काम था 120। ठीक है, टोटल काम था 120, जिसमें से हम 39 काम को माइनस करेंगे तो मेरा शेष काम बचेगा 81 काम शेष बचा।
शेष काम को सी करेगा। कौन करेगा? सी। तो शेष काम को सी करेगा, तो काम कितना टोटल 81 था, लेकिन किस इफिशियंसी से? तो 12 की इफिशियंसी से। ठीक है, तो 81/12 यानी कि काटिएगा तो 6/3/4 दिन में काम को सी समाप्त कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल। नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 8 नंबर सवाल बोल रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज के कारण, ठीक है, CI का सवाल है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज के कारण एक धनराशि 2 वर्षों में 1000 यानी 1460 रुपये और 3 वर्षों में 1606 रुपये हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? ठीक है, देखिए जब भी दर में आएगा ना, रेट में, तो हमेशा परसेंट में आता है। किस में आता है? परसेंट में। ठीक है, तो देखिए 1460 रुपया कितना है? 1460 रुपया जो है 1460 रुपया हो जाती है 1606 रुपया। कितना हो जाती है? 1606 रुपया। तो कितना बढ़ गया? बढ़ गया 146, यानी 1460 रुपया हो गया 1606 रुपया, बढ़ कितना गया? 146 रुपया। तो किस में बढ़ेगा? तो 1460 रुपया में। यानी किससे बढ़ा? तो 1460 रुपया में। इसी से न बढ़ा है 146 रुपया। ठीक है, तो परसेंट यानी निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से काटिएगा, ये से ये कटेगा। अब देखिए 146 से 146 का आंसर, तो कितना बचा? 10%, यानी कि जो दर होगा वो मेरा 10% होगा। 1460 रुपया था, बढ़ गया 1606 रुपया। कितना बढ़ गया? 146 रुपया। कितना बढ़ गया? बढ़ कितना गया था? 146 रुपया। ठीक है, कितना बढ़ गया था? 146 रुपया बढ़ गया था। तो 146 रुपये बढ़ गया, किस में बढ़ा? तो 1460 रुपये में। तो 146/1460 गुने 100% निकालने के लिए हमेशा दर जो है परसेंट में आता है। ठीक है, तो ये मेरा काटिएगा 0 से 0 यानी 46, तो 10%, यानी रेट कितना निकल गया? 10%। ये मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है अलजेब्रा से। ठीक है, सवाल है 3x + 3/x = 1 है तो x³ + 1/x³ + 1 = क्या होगा? ठीक है, व्हाट। तो देखिए ऐसा सवाल करने के लिए सबसे पहले तो आप जानिए, यानी कि 3 जो है हमको हटाना पड़ेगा, यानी x³ मिलाना पड़ेगा। तो 3 इसमें नहीं है, तो 3 को हमको हटाना पड़ेगा। तो 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे? हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 3x है + 3x = 1 है, तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, 3 से डिवाइड यानी 3 से भाग दीजिए। 1 है तो 3 से हम भाग दे दिए। ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? x। तो x प्लस नीचे x है तो 1/x = 1/3। अब देखिए हमको सिर्फ x के फॉर्म में आ गया। अब निकालना है क्या? हमको q निकालना है। ठीक है, तो q लाने के लिए हम करेंगे दोनों तरफ क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, देखिए यहाँ पे करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या करेंगे? x + 1/x का होल क्यूब = 1/3 का होल क्यूब। ठीक है, अब आपको पता होगा एक क्यूब प्लस यानी क्या होता है? a + b का होल क्यूब क्या होता है? होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। ठीक है, a³ + b³ + 3ab × a + b। इसी को आप तोड़ सकते हैं, a³ + b³, ये जो 3ab इसमें गुना कर दीजिए, यानी कि 3a² b + 3ab²। यही a + b का होल क्यूब का 2 फॉर्मूला होता है। a³ + b³ + 3ab × a + b, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये जो 3ab है इस ब्रैकेट वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो हमको बस इसी पे तोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या है? a है, b है, तो यानी कि a + b का होल क्यूब, तो a³ + b³ + 3ab। ठीक है, जब a और b कीजिएगा, यानी x a है, 1/x है b। ठीक है, ab × a + b यानी कि x + 1/x, तो कितना आ जाएगा? 3 का क्यूब 1/27। अब देखिए यहाँ से x कैंसिल। अब आपको पता होगा x + 1/x का वैल्यू कितना दिया है? 1/3। अगर हम x + 1/x का जगह 1/3 रखेंगे, यहाँ पे 1/3 रखेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? 3 से 3 कैंसिल। हम एक स्टेप और ले लेते हैं, x³ + 1/x³ + 3।
देखिए इसके जगह हम 1/3 रख देते हैं, तो गुना करके 1/3 इजकल टू 1/27। ठीक है, अब ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस 1 इजकल टू 1/27। ये मेरा आंसर हो गया। यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस 1 इजकल टू 1/27। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहते हैं तो। कुछ नहीं था, बस 3 से हम डिवाइड कर दें, यानी कि भाग दे दिए। ठीक है, तो जब 3 से 3 कैंसिल, x प्लस 1/x, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख लीजिए a प्लस बी का होल क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल। इसको आप स्क्रीन शॉट कर या फिर प्यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल रहेगा। ठीक है, तो देखिए सब सवाल बोल रहा है 3 धनात्मक संख्याओं का योग 18 है। ठीक है, धनात्मक यानी पॉजिटिव, यानी तीनों पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, तीन धनात्मक संख्याओं का योग 18 है और उनका गुणनफल 162 है। यदि 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर है तो इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। ठीक है, देखिए 3 धनात्मक संख्याओं का योग 18 है, तो 3 धनात्मक संख्या लेते हैं, एक्स वाई जेड ले लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, 3 धनात्मक संख्याओं का योग 18 है और उनका गुणनफल 162 है। ठीक है, इनका गुणनफल यानी एक्स वाई जेड कितना है 162। ठीक है, सवाल बोल रहा है यदि 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर है। ठीक है, 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर है, 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर है, यानी 2 संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या। ठीक है, x प्लस वाई बराबर जेड, 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर है। सवाल में जो दिया हुआ है हम लिख दिए। ठीक है, तो इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। सबसे पहले जो सवाल में बोलता है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, तीनों संख्याओं का योग 18 है। कितना था, 3 संख्याओं का योग 18 था और उनका गुणनफल 162 है। ठीक है, यदि 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर है, 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर है, तो इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले आप इस पे जाइए। ठीक है, यहाँ से देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या लें जो इस पे जोड़ने पर दोनों बराबर आ जाए। अगर हम यहाँ पे लेते हैं 5, यहाँ पे 4 लेते हैं, तो 5 4 9। ठीक है, तो ये बराबर आना चाहिए, 9 भी आना चाहिए, यानी जेड का मान भी 9 लेना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यानी एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 4 और जेड का वैल्यू 9 रखते हैं, 162 आना चाहिए। मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों को, 5 गुने 4 गुने 9, 5 20 गुने 9 यानी कि 180 नहीं आ रहा है। आना कितना चाहिए 162, जो नहीं आ रहा है, यानी कि 5 4 नहीं होगा। ठीक है, तो हम कुछ और सोचते हैं। तो सबसे सिंपल सोचिए, 6 और 9 लेते हैं, कितना, x का मान 6 और y का मान 3। ठीक है, 3 और z का मान कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 6 3 9। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि x की जगह 6 3 9, छोटी 18, 18 62 से 162 आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 9 लिए वो मेरा सही है, फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 + 3 + 9 जोड़ने पर भी 18 आ रहा है, यानी x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 9। ठीक है, अब बोल रहा है तो संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। मेरा संख्या तो पता चल गया 6 3 9। ठीक है, अब इन 3 संख्याओं का वर्गों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 3 संख्याओं कौन का था, एक्स वाई जेड था, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। x का मान कितना है 6, यानी 6 का स्क्वायर प्लस y का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस z का मान कितना निकल गया 9, तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ पे जोड़िए। ठीक है, जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 9 1 10 और 6 16, हाथ में रहा 1, कितना बच गया यहाँ पे 8 3 11 1 12, यानी कि 126 आएगा। कितना आएगा 126। ठीक है, फिर से जोड़ लीजिए 36 9 6 15
सॉरी शायद कैलकुलेशन मिस्टेक, 36, 81 और 9, ठीक है। 9 1 10 और 16 का 6 मेरा 1, 8 3 11 1 12, यानी कि सही है 126 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 126, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि इन संख्याओं के वर्गों का एक कितना आएगा 126, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर मैं कल 10 सवाल लेकर आऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी होता है, जो भी बटन होता है दबा दीजिए और उसके बाद शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।